आज हम बात कर रहे हैं विचलन के लिए संशोधन वॉन डेर वाल्स समीकरण की सहायता से। वॉन डेर वाल्स गैस समीकरण हमने निकाला है PV = nRT। इसमें दो विचलन हम करने वाले। मान लो हमने पात्र में गैस ली है, उस पात्र का आयतन ऑब्वियसली V मान लें हम, है ना। सामान्यतः गैस समीकरण में अणुओं के आयतन को नगण्य मानकर पूरे आयतन को संपीड्य माना जाता है, क्योंकि हम एक गैस के अणु की गणना कर रहे हैं। या क्या करते हैं हम, अणुओं का गैस को जब हम दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो बहुत कम स्थान घेरती है, इसलिए हम उस आयतन को नगण्य मान लेते हैं। जबकि यदि गैस का कुल आयतन कम है तो अणुओं का आयतन उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता। भले वो कम ही सही, लेकिन कुछ तो आयतन वो लेके बैठा है, तो उसको हम उपेक्षणीय नहीं मान सकते। अणुओं का वास्तविक आयतन संपीड्य भी नहीं है, अतः यह माना गया कि गैस समीकरण में केवल संपीड्य आयतन ही लिया जाना चाहिए। प्रेक्षित आयतन को कुल आयतन से आप घटा लीजिए, जिससे सह आयतन जो है वो प्राप्त हो जाएगा, जिसको आप सह आयतन का नाम दोगे। तो आप संशोधित आयतन में आप लिखोगे V - B अणुओं के लिए, और यदि अणुओं की संख्या एक अणु के लिए, और यदि अणुओं की संख्या n है तो V - NB। B एक स्थिरांक है जिसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इसे ही आपने सह आयतन माना है। मतलब अब आप गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते। संपीड्य भी किए हैं तो जो आयतन आपको मिला है वो आपको लेना ही पड़ेगा। इसी के बाद हम दाब में संशोधन करते हैं। अगला जो संशोधन हमको करना है वह दाब में संशोधन है। दाब में संशोधन की आवश्यकता यह मानने पर महसूस हुई कि गैस का आयतन यदि कम है तो अणुओं के बीच आकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। सामान्यतः अणु चारों ओर से अन्य अणुओं द्वारा आकर्षित होता है। ये देखिए, ये एक अणु है जो अपने चारों तरफ अन्य अणुओं से आकर्षित है, ठीक है, क्लियर है। परंतु पात्र की दीवार से टकराने के पूर्व वह केवल अंदर तक के अणुओं, ये मान लो ये अणु है जो जस्ट टकराने ही वाला है, वो केवल उन्हीं अणुओं से आकर्षित होगा जो उसको अंदर खींचने का प्रयास कर रहे होंगे, या जिसकी वजह से वो अंदर खिंचाव महसूस कर रहा होगा। इसके परिणाम स्वरूप यह अणु अपेक्षा से कम बल के साथ टकराता है और इस प्रकार दाब का मान कम हो जाता है। अगर आप किसी चीज को खींच रहे हैं लगातार, तो ऑब्वियसली वो जिस प्रेशर से टकराना चाह रहा है उस प्रेशर से ना टकराकर कम प्रेशर से टकराएगा। तो सामान्य दाब प्रेक्षित दाब से अधिक होना चाहिए, इसलिए संशोधित दाब आया P = कैपिटल P + स्मॉल p। अब P का जो संबंध है आगे घनत्व से भी कर देते हैं अपन। तो P व्युत्क्रमानुपाती D³ घनत्व का बहुत बड़ा रोल होगा यहाँ पे, और D व्युत्क्रमानुपाती 1/V। यदि अणुओं की संख्या n है तो D व्युत्क्रमानुपाती n/V होगा। जो एक अणु के लिए लेना है तो 1 कर दीजिए, n अणु के लिए लेना है तो ये। तो P व्युत्क्रमानुपाती 1/V², क्योंकि D² में था। ये देखिए ध्यान से, D = 1/V हुआ, यहाँ D² में था तो 1/V भी स्क्वायर में हो जाएगा। और ये समानुपात को हटाएंगे तो A व्युत्क्रमानुपात को हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे जहाँ पे लिखेंगे हम A, तो P = A/V²। दो संशोधन हो गया, एक दाब में संशोधन हो गया, एक आयतन में संशोधन हो गया। यदि अणुओं की संख्या n है तो और परिवर्तन बता रही हूं मैं आगे, और उसके बाद एक नया समीकरण ही बन जाएगा। तो देखिए, यदि अणुओं की संख्या n ली गई है, एक स्थिरांक है जो कि वॉन डेर वाल्स स्थिरांक कहलाएगा, तो P व्युत्क्रमानुपाती n²/V², तो P = AN²V²। तो संशोधित दाब जो आएगा वो आएगा कैपिटल P = स्मॉल p + A/V²। तो P + n²A/V²। अब ये नए समीकरण में जब जाएगा तो नया समीकरण कैसा होगा? जो नया संशोधित समीकरण आएगा P + A/V² V - B = RT। यदि अणुओं की संख्या n है तो P + AN²V² V - NB = nRT। यदि n मोल गैसें ली गई हैं तो इस तरह से आदर्श गैस समीकरण में वॉन डेर वाल्स ने दो डेविएशन या दो विचलन प्रदर्शित किए। पहला जो विचलन था वो केवल और केवल आयतन में हुआ, दूसरा विचलन दाब में दिखा, और ये नया सूत्र आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर के क्वेश्चन में जरूर से आता है। सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमको गैसियस और द्रव दोनों अवस्था पढ़नी है, तो हम पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। ये देखिए, ये एक पूरा लिक्विड का मॉड्यूल है।
इसके सतह पर एक तनाव या टेंशन है, वही सतह पर कार्यरत बल जो है वो पृष्ठ तनाव का बल कहलाएगा। द्रव की स्थिर और काल्पनिक 1 सेंटीमीटर रेखा पर कार्यरत बल जो द्रव सतह की स्पर्श दिशा में काल्पनिक रेखा के लंबरूप कार्य करता है, द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की सतह दिए गए आयतन के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल रखना चाहती है, यानी खींची हुई झिल्ली के समान व्यवहार करेगी। द्रव सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए इस आंतरिक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अगर आप उसका क्षेत्रफल बढ़ाना चाहते हो तो आपको अगेंस्ट में जाके कार्य करना पड़ेगा। अतः किसी द्रव का पृष्ठ तनाव स्थिर ताप पर किसी द्रव के क्षेत्रफल को इकाई में बढ़ाने के लिए किया गया कार्य है। तो जो पृष्ठ का तनाव उत्पन्न होता है वो क्षेत्रफल को इकाई में बढ़ाने के लिए किया गया कार्य है। ये इतना ही लिखेंगे आप पृष्ठ तनाव में विद डायग्राम। अब पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं, फिर पृष्ठ तनाव के उपयोग देखेंगे। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। पहला, द्रव के तापक्रम पर। तापक्रम वृद्धि पर औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आंतरिक आकर्षण बल कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे आंतरिक आकर्षण बल घटेगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। द्रव की प्रकृति, ध्रुवीय द्रव अणुओं के मध्य अंतर अणु का आकर्षण बल अधिक होता है। ध्रुवीय बल आप पढ़ चुके हैं। ध्रुवीय द्रव अणुओं के मध्य अंतर अणु का आकर्षण बल अधिक होता है, इस कारण पृष्ठ तनाव अधिक होगा। इन बलों का मान जितना अधिक होगा, पृष्ठ तनाव का मान भी उतना ही बढ़ता ही चला जाएगा। पृष्ठ तनाव का यूज कहाँ कहाँ होता है ये देखना जरूरी है। पृष्ठ तनाव की इकाई भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप CGS में लेंगे तो इसको लिखेंगे डाइन प्रति सेंटीमीटर, SI में लेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर लेंगे आप, है ना, इनवर्स में ले आइएगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल पृष्ठ तनाव को प्रभावित कर पृष्ठ तनाव का पहला उपयोग हम पढ़ रहे हैं, द्रव बूंद का गोलाकार होना। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की सतह निम्नतम क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहती है, जो मैंने अभी पहले भी बताया। गोलों का क्षेत्रफल दिए गए आयतन के लिए न्यूनतम होगा। अगर कोई हम गोला बना लेते हैं और वो स्क्वायर है तो ऑब्वियसली गोले का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। इसलिए द्रव बूंद गोलाकार होती है ना। पानी की बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है ये कारण हम पूछ चुके हैं, तो रीजन होता है हमेशा पृष्ठ तनाव। क्लियर। पृष्ठ तनाव का अगला यूज है द्रव का केस नली के ऊपर चढ़ना। यदि केस नली को जल जैसे किसी द्रव में डुबाएं, है ना, आपने जल में डुबाया है, तो जल के अणु केस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाएंगे। इसे केस नली क्रिया भी कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण सतह वाले अणुओं पर अंदर की ओर लगने वाला बल, पृष्ठ तनाव के कारण सतह के अणुओं पर अंदर की ओर लगने वाला बल द्रव को केस नली के ऊपर ढकेलता है। यही कारण है कि पृथ्वी में जो आप पौधे लगाते हैं तो वो सीव्स केस नली की क्रिया द्वारा ऊपर आते हैं। तेल की बाती में जो तेल चढ़ता है वो भी सीविंग की क्रिया है। बहुत बारीक बारीक सूक्ष्म केस नलियां होती हैं जो पृष्ठ तनाव के कारण आगे चलती हैं, है ना। और तीसरा यूज देखिए इसका, पारे का केस नली में नीचे गिरना। पारे का तल नीचे गिरता है। जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो बाहर की तुलना में अंदर पारे का स्तर कम होता है, क्योंकि पारे में ससंजक बल आसंजक बलों से प्रबल हो जाता है। ठीक है, जिससे पारा कांच से नहीं चिपकता और केस नली में दबाव का स्तर गिर जाता है। ठीक, समान प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को ससंजक बल और भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। ये पूछते हैं आप मुझसे कि ससंजक और असंजक बल किसे कहते हैं, तो उसका ये रीजन है। एक लास्ट उपयोग हम और देख लेते हैं केस नली का। कांच की नली में जल का अवतल और पारे का तल उत्तल होता है। ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जल और कांच के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल से अधिक होगा, इसलिए तल अवतल बनाएगा। जबकि पारे में ससंजक बल आसंजक बल से अधिक होता है, तब पारा जो होगा वो उत्तल होगा, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उसी का ये रिपीटेशन था कि ये तल जो है आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वाटर जो होगा वो अवतल होगा और ये उत्तल हो जाएगा तल। क्लियर, ये आप पढ़ के रखेंगे। फिर श्यानता बल पढ़ेंगे अपन और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।